प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपनी 15 दिन की बेहद लंबी विदेश यात्रा के बाद राजधानी काठमांडू वापस लौट आए हैं। पीएम प्रचंड की इस यात्रा पर नेपाल में विपक्षी दलों के साथ साथ सहयोगी दल भी भड़क उठे हैं। प्रचंड के विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा कि किसी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि उसका प्रधानमंत्री 15 दिन तक विदेश यात्रा में बिताए और संसदीय प्रक्रिया को बाधित करे। वहीं आलोचक यह भी कह रहे हैं कि पीएम प्रचंड की चीन यात्रा कोई खास नहीं रही और चीन ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा संभव पहली बार है जब नेपाल के प्रधानमंत्री करीब 15 दिनों तक लगातार विदेश यात्रा पर है। वह भी तब जब नेपाल के अंदर डॉक्टर और शिक्षक जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में त्योहारी मौसम शुरू होने से ठीक पहले जरूरी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। यही नहीं, संसद की कार्रवाई की भी सत्ता पक्ष की नाकामी की वजह से बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। बच्चन 16 सितंबर को अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए थे। 22 सितंबर को चीन के झांगझू शहर पहुंचे थे। अपनी चीन यात्रा के दौरान बच्चन ने भारत द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद नेपाली पीएम अपने दल बल के साथ कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर गए। वो पहले ऐसे नेपाली प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। इससे पहले वो भारत यात्रा के दौरान उज्जैन के महाकाल भगवान शिव के मंदिर में गए थे। बच्चन की इस लंबी विदेश यात्रा पर केपी ओली भड़क उठे। उन्होंने कहा कि पीएम के लिए शोभा नहीं देता कि वो इतनी लंबी यात्रा पर जाए। वहीं कई विश्लेषकों का कहना है कि प्रचंड ने इस यात्रा के जरिए पैसा ही बचाया है। काठमांडू पोस्ट ने कहा कि प्रचंड अपनी चीन यात्रा के दौरान कुछ प्रमुख डील नहीं कर पाए, जिसका वादा वो संसद और जनसभाओं में करते थे। इसमें सीमा पार बिजली व्यापार, पोखरा एयरपोर्ट के लोन की माफ़ी और बीआरआई के तहत बड़े पैमाने पर ग्रांट हासिल करना शामिल था। इन पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इस बीच प्रचंड के गठबंधन में शामिल नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला ने भी कहा कि निश्चित रूप से नेपाली पीएम की दोनों यात्राएं बहुत लंबी थी, वह भी तब जब देश में सामाजिक, आर्थिक और अन्य संकट चल रहा है। इस बीच में नेपाल के राजदूत ने कहा कि लॉजिस्टिक की दिक्कतों की वजह से ये यात्राएं ज़्यादा लंबी हो गई। एवं सऊदी अरब के बारे में बात करें, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चीन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सऊदी अरब कट्टर दुश्मन इसराइल के साथ दोस्ती करने के बदले में अमेरिका के साथ नाटो जैसा एक सैन्य समझौता करने जा रहा है। इस समझौते के तहत सऊदी अरब की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका लेगा। सऊदी अरब से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह समझौता तब भी होगा भले ही इसराइल फिलिस्तीनियों को राज्य का दर्जा पाने के लिए बड़ी रियायतें न दे। इससे सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों में एक बड़ा उछाल माना जा रहा है। वहीं चीन की कोशिश खाड़ी देशों में अमेरिका की जगह लेने की थी। इसके लिए चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी को बुलाकर दोस्ती भी कराई थी। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब अमेरिका के बीच होने वाला रक्षा समझौता कुछ हद तक नाटो की तरह होगा। सऊदी अरब ने इस तरह के समझौते के लिए जुलाई 2022 में अमेरिका के सामने मांग रखी थी। तब अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर आए थे। उनकी पहली बार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी हुई थी। एक अमेरिकी सूत्र ने कहा कि ऐसा लग सकता है कि अमेरिका ने एशियाई देशों के साथ संधि की है। अगर अमेरिकी कांग्रेस से इस समझौते को मंजूरी नहीं भी मिलती है, तब भी यह बहरीन के साथ अमेरिकी समझौते के समान हो सकता है, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा स्थित है। इस तरह के समझौते के लिए अमेरिकी कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। अमेरिकी सूत्र ने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को एक प्रमुख गैर नाटो संघ के तौर पर नामित कर किसी भी समझौते को मधुर बना सकता है। हालांकि अमेरिका ने इसराइल को यह दर्जा पहले ही दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि अगर सऊदी अरब को अपने तेल साइटों पर 14 सितंबर 2019 की तरह मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा, तो अमेरिकी सुरक्षा के बाध्यकारी आश्वासन से कम पर समझौता नहीं करेगा। इस हमले ने पूरी दुनिया में तेल बाजार को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका और सऊदी अरब ने इस हमले को लेकर ईरान को दोषी ठहराया था। हालांकि तेहरान ने इसमें कोई भूमिका होने से इनकार किया था। ऐसे में अगर दोबारा हमला होता है तो सऊदी अरब की रक्षा के लिए अमेरिका की सैन्य कार्रवाई करनी होगी। सऊदी अरब इसराइल समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मध्य पूर्व में बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। सऊदी अरब इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों का संरक्षक है, वहीं इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच दोस्ती को जो बाइडेन आगामी चुनावी वर्ष में बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका को आसानी से मध्य पूर्व से चीन को बाहर करने का भी मौका मिल जाएगा। चीन तेजी से खाड़ी देशों में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। वो कई खाड़ी देशों को बड़े पैमाने पर हथियार भी बेच रहा है। इससे अमेरिका के लिए टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। चीन की कोशिश मध्य पूर्व के सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब को अपने पाले में करने की थी। चीन ने एड़ी चोटी का जोर लाकर सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता भी कराया था। इसके बावजूद सऊदी अरब ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरे के तौर पर देखता है। कुछ दिनों पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार विकसित किए तो उनका भी देश इसे आने से पीछे नहीं हटेगा। चीन की चाल खुद को मध्य पूर्व का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाने की थी, क्योंकि आधे से अधिक दुनिया ऊर्जा के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। चीन ने इसके लिए बीआरआई के विस्तार का भी प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन हाल में ही भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे ने चीन की चाल को भी फेल कर दिया है। आइए हम खालिस्तान चरमपंथियों की मक्कारी की बात करें। खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने भारतीय उच्चायुक्त
विक्रम दोरईस्वामी को स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं भारत ने ब्रिटेन के विदेश कार्यालय और पुलिस के समक्ष मुद्दे को उठाया है। घटना शुक्रवार को ग्लासगो के अल्बर्ट ड्राइव पर स्थित गुरुद्वारे के सामने हुई। उच्चायुक्त की यात्रा पूर्व नियोजित सिख यूथ यूके के सदस्यों ने गुरुद्वारा प्रबंधकों के साथ अपनी झड़प की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इनमें से कुछ दोरईस्वामी की कार के पास पहुंचे उन्हें जाने के लिए कहने लगे। स्कॉटलैंड पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि हमें 29 सितंबर को दोपहर 1:05 पे बुलाया गया था। अल्बर्ट इलाके में कुछ गड़बड़ी होने की रिपोर्ट की गई है। उन्होंने बताया किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वो स्थिति का पता लगाने के लिए जांच जारी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो एक सिख व्यक्ति को कहते हुए सुना जा सके, हमें किसी भी भारतीय राजदूत, भारत सरकार के किसी भी व्यक्ति को जो वीज़ा आवेदन करने के कोई भी आधिकारिक हैसियत से आता है या जो भी हो, हम इसी तरह स्वागत करना चाहिए। ये घटना स्कॉटलैंड में उच्चायुक्त की 2 दिवसीय यात्रा के अंत में हुई। इसमें स्थानीय राजनीतिक नेताओं, प्रवासी प्रतिनिधियों, व्यापार प्रमुखों और विश्वविद्यालय समूह के साथ सिलसिलेवार बैठकें और चर्चाएं शामिल थी। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक गुरुद्वारा में बैठक का आयोजन सिख समूह से मिलने और दूतावास और अन्य मामलों पर उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया था। गुरुद्वारा समिति के अनुरोध पर भारतीय उच्चायुक्त यहाँ पहुंचे थे। सूत्रों ने कहा कुछ भारी लोग और चरमपंथी तत्वों ने विवाद इसलिए खड़ा किया ताकि शहर के अधिकांश शांतिप्रिय सिखों के साथ बातचीत और सामाजिक जुड़ाव को बाधित किया जा सके। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ के साथ बैठक के दौरान भारत पर आतंकवाद के आरोप में हिरासत में ब्रिटिश सिख जगतार सिंह जोहल का मुद्दा भी उठा। ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त रही रुचि घनश्याम ने इस मामले को लेकर कहा, मैंने अपने उच्चायुक्त के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उच्चायुक्त की गरिमा और सम्मान बनाए रखा जाना चाहिए था। मेरा मानना है कि स्कॉटलैंड के अधिकारियों को उनकी यात्रा के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है उससे ऐसा प्रतीत है कि कुछ गुमराह लोगों का एक समूह था। ऐसा लगता है गुरुद्वारा समिति ने उच्चायुक्त को आमंत्रित किया था, कुछ लोग वहां आए और कार्यक्रमों को बाधित किया। मैं कहूँगी कि हमारे उच्चायुक्त को प्रयास जारी रखना चाहिए। ब्रिटेन के साथ मेरा अपना अनुभव यह है कि ब्रिटेन में सिख समुदाय का बड़ा हिस्सा कानून का पालन करने वाले मेहनती लोगों से बना है। वे सभी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। सिर्फ कुछ लोग जो परेशानी पैदा करते हैं उन्हें हमारे लिए हतोत्साहित होने का कारण नहीं बनना चाहिए। यह मामला ऐसे समय में सामने आया जब ब्रिटेन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में अपनी संसद में भारत पर अपमानजनक आरोप लगाए हैं। ट्रूडो ने भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि उनके पास विश्वसनीय आरोप है। वहीं भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया। इसके साथ ही दोनों देशों के एक दूसरे के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर तनाव जारी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।